वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर 8 का दूसरा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कैंसर, है ना। कैंसर नाम सुनते ही लोगों के मन में डर समा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो कभी भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। यानी कैंसर का अर्थ होता है जैसे क्रैब, है ना, केकड़ा जो होता है किसी चीज़ को जिस तरह से पकड़ लेता है और जल्दी से छोड़ता नहीं है, उसी तरह से ये बीमारी भी किसी को यदि पकड़ लिया एक बार तो जल्दी से ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कैंसर। तो कैंसर वास्तव में क्या है और कैंसर कैसे होता है, इसका निदान किस तरह से किया जाता है, उपचार किस तरह से किया जाता है, और किसी भी शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैंसरस सेल में कैसे परिवर्तित होती हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि कोशिकाओं की एक सामान्य या बेसिक प्रॉपर्टी होती है, सामान्य गुण होता है। कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है ना। तो कोशिकाएं विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उसके फलस्वरूप वृद्धि होती है और विकास की प्रक्रिया होती है। लेकिन कैंसर की कोशिकाओं में यदि शरीर की कोई कोशिका यदि कैंसरस कोशिका में चेंज हो गई है, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वो कैंसरस कोशिका हो जाती हैं। और कैंसरस कोशिका में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उनमें विभाजन जो होता है वो नियंत्रित तरीके से नहीं होता, अनियंत्रित हो जाता है और असंगठित तरीके से। यानी कोशिका विभाजन एक रेगुलर मैनर में होता है, एक निश्चित ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। एक कोशिका से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, और एक निश्चित स्थिति के बाद कोशिकाएं जो होती हैं यदि एक दूसरे के संपर्क में आने लगती हैं तब उनका विभाजन जो होता है वो रुक जाता है। तो इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। ये सामान्य कोशिकाओं की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसके कारण उनमें विभाजन जो है होता है वो अनियंत्रित नहीं होता है, एक नियंत्रित तौर से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, और कोशिकाओं में वृद्धि जो होती है वो सामान्य तरीके से होती है और अंगों का विकास होता है और प्रक्रिया जो होती है वो सामान्य होती है। लेकिन यदि कोशिकाओं में किसी कारणवश कैंसर के कारक होते हैं जिसके कारण कोशिकाएं जो होती हैं कैंसरस हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से कारक हैं। तो किसी भी कारक की वजह से यदि कोशिकाएं कैंसरस हो जाती हैं, यदि उनमें विभाजन जो होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की क्षमता समाप्त हो जाती है, और उसके फलस्वरूप विभाजन अनियंत्रित होने की वजह से कोशिकाओं का एक गुच्छा जिस हिस्से में, जिस अंग में इस तरह से कोशिकाएं परिवर्तित हुई हैं, तो वहाँ पर कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं का एक गुच्छा या एक समूह बना लेते हैं, और वो समूह कहलाता है गांठ या गिल्टी, है ना, या ट्यूमर, उसको कहेंगे ट्यूमर। और ये ट्यूमर यदि घातक होता है तब वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो देखते हैं सबसे पहले परिभाषा कि एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, असामान्य और अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनियंत्रित एवं असामान्य कोशिका विभाजन के कारण होने वाली असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड ऊतक वृद्धि या टिश्यू ग्रोथ वाली बीमारी है कैंसर। तो कैंसर की परिभाषा क्या लिखेंगे कि अनियंत्रित और असामान्य कोशिका विभाजन के कारण होने वाली असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड ऊतक वृद्धि या टिश्यू ग्रोथ वाली बीमारी है। ठीक है। अब इसी टिश्यू ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं का समूह को ट्यूमर कहते हैं। अब ये ट्यूमर जो है वो क्या है, ट्यूमर की परिभाषा कैसे होगी, अनियंत्रित सेल डिवीज़न के कारण बनने वाला सेल्स का ग्रुप या गांठ या गिल्टी, कैंसरस ग्रोथ या नियोप्लाज्म प्लास्टिक ग्रोथ भी इसको कहेंगे या ट्यूमर कहेंगे। ठीक है। अब जो जीन कैंसर उत्पन्न करते हैं उन जीनों को कहा जाता है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन जो होते हैं सेल्स के अनियंत्रित विभाजन के लिए, ऐसे जीन जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको कहा जाता है कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। ठीक है। जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं उनको कहा जाता है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनको ऑन्कोजीन कहा जाता है, और कैंसर के स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है। कैंसर की जो स्टडी है वो क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और इसके जो डॉक्टर होते हैं कैंसर को स्टडी करने वाले या उसका इलाज करने वाले वो कहलाते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। देखिए नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल किस में परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
ऑन्कोजेनिक, ऑन्कोजीन आप समझ गए, जो कैंसर के उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहेंगे, ऑन्कोजीन कहेंगे। नॉर्मल सेल है कोई भी, उस नॉर्मल सेल में यदि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके फलस्वरूप क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन, माने अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ट्यूमर का विकास होगा, और ये ट्यूमर यदि हार्मफुल है या घातक है तब वो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। कैंसर की कोशिकाओं में जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पाई जाती है, सबसे पहली क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हम अभी बता चुके हैं कि यदि कोशिकाओं में विभाजन होता है और पास पास स्थित कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो संपर्क के फलस्वरूप उनमें विभाजन रुक जाता है। लेकिन कैंसर की कोशिकाओं में ये प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है और उनका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है ना, अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसर की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, पास पास स्थित सेल्स एक दूसरे के संपर्क में आने पर अनियंत्रित विभाजन होने से रोकते हैं, है ना, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाता है। लेकिन कैंसर की कोशिकाओं में यह प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है ना, यह क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण सेल डिवीज़न क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है कोशिका विभाजन, और ग्रुप ऑफ सेल्स या उस जगह पर ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, ये हो गया ट्यूमर। कैंसर की कोशिका में एक और महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है और वो है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, इस तरह से गांठ या गिल्टी बन जाता है या ट्यूमर बन जाता है तो ट्यूमर की कोशिकाएं, ट्यूमर में जो उपस्थित हैं कोशिकाएं वो कहलाएंगी कैंसरस सेल्स कहलाएंगी। तो ये कैंसरस सेल्स यदि ट्यूमर से टूट कर अलग होकर शरीर के और अन्य अंग, एक जगह पर स्थित है यदि ट्यूमर, वहाँ से कैंसरस सेल्स टूटकर एक शरीर के एक हिस्से से अन्य हिस्सों में फैलने लगती हैं, तो फैलने की जो प्रॉपर्टी, अन्य हिस्सों को आक्रमण करने लगती हैं, इन्वेजन करने लगती हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है मेटास्टेसिस, है ना। इनमें आक्रमण या इन्वेजन की क्षमता पाई जाती है और इस तरह से शरीर में जो कैंसर के फैलने की प्रक्रिया है वो कहलाता है मेटास्टेसिस। तो दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का ना होना और दूसरा मेटास्टेसिस, इसकी वजह से ये कैंसर के सेल्स जो होते हैं ब्लड और लिम्फ के साथ पूरे शरीर में फैलकर किसी भी अंग में पहुंच सकते हैं और किसी भी दूसरे अंग को अफेक्ट करके उन हिस्सों में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, मेटास्टेसिस। पहली प्रक्रिया क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का नहीं पाया जाना, दूसरा मेटास्टेसिस का पाया जाना, तीसरा अनियंत्रित सेल डिवीजन का पाया जाना, ठीक है, और उसके फलस्वरूप ट्यूमर का निर्माण करना। तो ये है कैंसर से रिलेटेड बेसिक बातें। हम देख लेते हैं ट्यूमर जो होते हैं वो भी कुछ होते हैं घातक होते हैं और कुछ ट्यूमर जो होते हैं वो घातक नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर दो प्रकार के हैं, एक है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर या सुदम हिंदी में कहेंगे और इसको कहेंगे मैलिग्नेंट को दुर्दम। तो बेनाइन जो होते हैं वो घातक नहीं होते हैं, कैंसरस नहीं होते हैं, यानी इनसे इंसान की मौत नहीं होगी, इनको हटा सर्जरी के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये बेनाइन ट्यूमर घातक नहीं होते, कैंसरस नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं, घातक होते हैं, अर्थात इनमें मेटास्टेसिस पाया जाता है और टूट कर ये बॉडी के अन्य हिस्सों में फैलकर माने दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की जो बेनाइन ट्यूमर की साइज़ जो होती है वो निश्चित वृद्धि करने के बाद रुक जाती है ना। बेनाइन ट्यूमर एक निश्चित आकार लेने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो उसकी वृद्धि अनिश्चित काल तक होती है। और इनमें बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू के आवरण से घिरे रहते हैं। संयोजी ऊतक का एक आवरण से घिरा रहता है, चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है बेनाइन ट्यूमर में यानी कि सुदम में, और जबकि इसमें मैलिग्नेंट में कोई आवरण नहीं पाया जाता है। एक ही स्थान पर ये स्थित रहते हैं, बेनाइन ट्यूमर एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं और अन्य भाग में नहीं फैलते हैं। क्यों नहीं फैलते हैं? क्योंकि उनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक आवरण पाया जाता है और एक निश्चित साइज़ के बाद वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण ये अन्य हिस्सों में नहीं फैलते हैं। मेटास्टेसिस का गुण इनकी सेल्स में नहीं पाया जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में मेटास्टेसिस का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये शरीर के किसी भी भाग में फैल सकता है। अब इनकी सेल्स में, बेनाइन ट्यूमर की सेल्स में विभाजन एवं वृद्धि जो होती है वो धीमी होती है, यानी विभाजन की सेल डिवीज़न जो होता है वो स्लो होता है और उसके कारण इनमें वृद्धि जो होती है, ट्यूमर धीरे ग्रोथ करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं एक बार यदि विभाजन प्रारंभ हो जाता है
तो उसमें वृद्धि जो होती है बहुत तेज़ी से होती है, उसके कारण वो पूरे शरीर में टूट टूट कर फिर फैलने लगते हैं। तो ये हो गया बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कैंसर कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है। तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं, कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि उनमें कैंसर है, तो सस्पेक्ट किया जा सकता है या कैंसर है करके संदेह किया जा सकता है। तो सबसे पहला ये है कि कोई भी यदि शरीर में घाव बन गया है और लगातार नहीं भर रहा है, लंबे समय तक घाव का न भरना, बिना दर्द के कोई भी गांठ का पाया जाना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ पाया जा रहा है और उस गांठ में कोई दर्द है या फिर नहीं है, अनावश्यक भार में कमी और रक्तस्राव, यानी भार अचानक से कम हो रहा है और लगातार किसी हिस्से से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो या किसी अंग की आकार जो अंगों के आकार में वृद्धि लगातार हो रही है, कोई भी अंग जो है वो साइज़ में बड़ा होता जा रहा है तो वो कैंसरस हो सकता है। बार बार यदि अपच हो रहा है, गले में बहुत दर्द लगातार बना हुआ है, निगलने में परेशानी हो रही है, तो उसमें भी कैंसर की संभावना हो सकती है, मुख के कैंसर की। गले की खराबी व घाव का ठीक ना होना, लगातार किसी भी हिस्से में दर्द, पेट दर्द या सिर दर्द लगातार होना, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये हो गया कैंसर का लक्षण। हम आगे देखते हैं कि कैंसर का कितने प्रकार के होते हैं और कैंसर का निदान किस तरह से किया जाता है, उसका उपचार क्या क्या संभव है। वास्तव में कैंसर का तो कोई उपचार अभी तक संभव नहीं हो पाया है, फिर भी काफ़ी कोशिश की जा रही है। कई तरीके हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, नियंत्रित किया जा सकता है उसको। तो आगे देखते हैं कैंसर के प्रकार। देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो कैंसर होने के मुख्य 3 प्रकार के कारण हैं। एक होता है फिजिकल या भौतिक कारक, दूसरा है रसायनों के माध्यम से होता है, उसको रासायनिक कारक के अंतर्गत रखेंगे, और तीसरा है जैविक कारक, जिसमें कुछ जीव जो होते हैं वो भी कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखते हैं भौतिक या फिज़िकल फैक्टर कौन से हैं। फिज़िकल फैक्टर जैसे कि एक्सरे है या गामा रे है या अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, ये सब रेडिएशंस बॉडी में किसी भी वजह से यदि हो रहा है और उसके कारण यदि कोशिकाओं में म्यूटेशंस हो रहा है और उसके कारण कोशिकाओं में कैंसरस चेंजेस आ रहे हैं, यानी कैंसरस चेंजेस मतलब कैंसर की कोशिकाओं में जिस तरह की न्यूक्लियस और पूरी तरह से उसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि जो जितने भी उसमें स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस इन रेस या रेडिएशंस के कारण हो जाता है, जिसके कारण कैंसर उत्पन्न हो सकता है। दूसरा है केमिकल या रासायनिक फैक्टर। रासायनिक फैक्टर में कुछ विशेष नाम दिया गया है, जैसे मस्टर्ड गैस है, निकोटीन है, चाय में पाया जाने वाला निकोटीन, कैफीन है ना, तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन, कैफीन, विनाइल क्लोराइड, कुछ धुआं में उत्पन्न होने वाले जैसे कि लेड है, गाड़ियों की धुएं में उत्पन्न होने वाला लेड, निकिल, क्रोमियम, कैडमियम आदि तत्व जो होते हैं वो भी कैंसर के कारण हो सकते हैं, माने कोशिकाओं में कैंसरस चेंजेस ला सकते हैं, म्यूटेशंस कर सकते हैं और उसके कारण कैंसर उत्पन्न हो सकता है। धूम्रपान का जैसे टार है, धुआं है, माने धूम्रपान जो किया जाता है, स्मोकिंग किया जाता है, उसमें से उत्पन्न टार जो होता है वह भी कैंसर का कारण, लंग कैंसर का कारण होता है। तो रासायनिक कारक के अंतर्गत ये आते हैं। बायोलॉजिकल कारक, कुछ जीव यानी कि वायरस जो होते हैं वो कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरसेस को कहा जाता है ऑन्को वायरस। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 वायरस होठों का कैंसर यानी लिप कैंसर होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस जो होते हैं वो सर्विक्स कैंसर यानी गर्भाशय में जो ग्रीवा पाया जाता है उसमें कैंसर उत्पन्न करता है हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के वायरस जो होते हैं वो लीवर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। HIV वायरस जो होता है वो इम्यून सिस्टम की टी कोशिकाओं में वायरस माने ल्यूकेमिया उत्पन्न करते हैं, टी कोशिकाओं में की कैंसर को उत्पन्न करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कारक के अंतर्गत आएंगे। फिजिकल में आएंगे रेडिएशंस आएंगे। केमिकल में कुछ केमिकल्स जो हैं वो कैंसरस चेंजेस करते हैं, जिसमें मस्टर्ड गैस, निकोटीन, कैफीन, विनाइल क्लोराइड, लेड, निकिल, क्रोमियम, कैडमियम आदि तत्व जो होते हैं वो कोशिका के भीतर कैंसरस चेंजेस ला सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में वायरस हैं, उनको ऑन्को वायरस कहा जाता है, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स 2, HIV का वायरस है, हेपेटाइटिस का वायरस है, ये भी कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। कैंसर के प्रकार देखते हैं अब हम। कैंसर मुख्यतः
बेसिकली 4 प्रकार का होता है कैंसर, और वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको अभी 4 बेसिक प्रकार को जानना है। सबसे पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा होता है वो एपिथेलियम टिश्यू में पाया जाता है। दूसरा है सार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। तीसरा है लिम्फोमास या लिम्फ नोड्स या स्प्लीन में पाया जाने वाला कैंसर। और चौथा है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। एक एक करके देखते हैं। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा सबसे कॉमन कैंसर है जो लगभग मानवों में 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है कार्सिनोमा। नर्वस टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू यानी तंत्रिकी और उपकला के ऊतकों में और उनसे संबंधित ग्रंथियों या ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ये गिल्टी के रूप में दिखाई पड़ते हैं या गांठ के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्किन का कैंसर है इसी प्रकार का होगा, ब्रेस्ट में पाया जाने वाला या स्तन कैंसर इसी प्रकार का होगा, लंग्स में पाया जाने वाला फेफड़े का जो कैंसर है वो भी कार्सिनोमा टाइप का है जो एपिथेलियम टिश्यू के में उत्पन्न होता है। यूटेरस यानी कि गर्भाशय के जो ग्रीवा या सर्विक्स में जो कैंसर होता है वह भी कार्सिनोमा टाइप का है। कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियम टिश्यू में बाह्य लेयर जो होता है बॉडी का उस पर पाया जाने वाला कोशिकाओं का बाह्य जो स्तर होता है उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो इन एपिथेलियल टिश्यूज में पाया जाता है कार्सिनोमा टाइप का कैंसर। दूसरा आता है सार्कोमा। सार्कोमा वास्तव में किस में पाया जा रहा है, यहाँ देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। सार्कोमा किसका है, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू किससे कौन कौन से अंगों में हो सकते हैं, जैसे कि अस्थि में यानी बोन्स में, उपास्थि जो कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज, या मसल्स जो होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू से है। तो मसल्स यानी कौन कौन से हिस्सों में पाया जाएगा, ये बोन्स में, कार्टिलेज में और मसल्स में पाया जाने वाला कैंसर क्या कहलाता है, सार्कोमा कहलाता है। और लेकिन ये मात्र मानवों में 2% कैंसर कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कैंसर होता है। सार्कोमा जो होता है वो मात्र 2% ही पाया जाता है। लिम्फोमास जो होता है लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लिम्फ नोड्स यानी लसिका गांठें जो होती हैं और प्लीहा होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लगा हुआ स्ट्रक्चर है प्लीहा, उसमें पाया जाता है इस प्रकार का कैंसर लिम्फोमास। जो मानव में पाए जाने वाले कैंसर का मात्र 5% जो होता है वो लिम्फोमास टाइप का होता है। अधिक मात्रा में इसमें लिम्फोसाइट्स बनते हैं। लिम्फोसाइट्स की मात्रा जो होती है बहुत अधिक मात्रा में बनने लगती है। लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर जनरेशन होता है तो अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं, तो इस प्रकार का कैंसर कहलाता है लिम्फोमास। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है वो टोटल ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि के कारण होता है। WBC के कई रूप होते हैं, कई रूप सभी में जितने भी फॉर्म होते हैं उनके सारे में संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इस प्रकार की कैंसर को कहा जाता है ब्लड कैंसर। क्योंकि ये रक्त की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कैंसर है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया। तो ये हो गया इसकी कैंसर को उत्पन्न करने वाले कारक और कैंसर के टाइप। आगे देखते हैं कि कैंसर का निदान किस तरह से किया जाता है और फिर उपचार कैसे संभव है। देखते हैं कैंसर का डायग्नोसिस या निदान किस तरह से किया जाता है, यानी जांच किस तरह से की जाती है। कैंसर यदि सस्पेक्ट किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के अंग में, किसी भी अंग में, तो उसका जांच किस तरह से किया जाता है। तो पहला तरीका है बायोप्सी, है ना। सबसे पहले जिस अंग का यदि संदेह किया जा रहा है कि इस अंग में कैंसर हो सकता है तो उस अंग के कुछ हिस्से को काटकर अलग निकाल कर उसको क्या करते हैं, कुछ हिस्से को यानी कि कुछ ऊतक को निकाल कर हिस्टोपैथोलॉजिकल माने औतिकी अध्ययन किया जाता है कि उस ऊतक, उस हिस्से में, कोशिकाओं के उस समूह में, उस ऊतक में कोशिकाओं में किस तरह के चेंजेस देखे जा रहे हैं। उस चेंजेस को देखने के लिए क्या करते हैं, प्रभावित अंग का कुछ हिस्सा को काट दिया जाता है, काट कर उसका स्टेनिंग किया जाता है, सेक्शन कटिंग किया जाता है, फिर उसको स्टेन में डालकर रंग डाला जाता है, स्टेन किया जाता है। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि उसकी कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं से किस प्रकार का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह से यदि उसमें कैंसरस चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि उसमें कोशिकाओं के भीतर में अंगकों की स्थिति जो है वो सामान्य से अलग है या एबनॉर्मल है, तो वो कैंसरस हो सकता है ना। जिस तरह से माने गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया फूले हुए दिखाई पड़ेंगे, उसमें सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे कोशिकाओं में दिखाई पड़ते हैं। तो वो चेंजेस यदि दिखाई पड़ रहे हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर तो फिर कहा जाता है कि उस व्यक्ति को कैंसर है। तो ये बायोप्सी
बायोप्सी मतलब बायो मीन्स लिविंग, है ना, उसका जीवित हिस्सा को निकालकर, उसके हिस्से को निकालकर उसके सेल्स का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है बायोप्सी, है ना। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ किया जाता है। दूसरा है ब्लड टेस्ट के माध्यम से, खासकर ब्लड कैंसर के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो यदि WBC की काउंटिंग की जाती है, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या यदि सामान्य से बहुत अधिक है तो उसको ब्लड कैंसर या ल्यूकोमिया माना जाता है। नॉर्मल होता है 4000 से 8000 पर क्यूबिक mm होता है, लेकिन यदि उसकी संख्या 4000 से लेकर वो 50,000 तक हो सकता है ना, तब उसको माना जाता है, 50,000 तक है तो उसको ब्लड कैंसर माना जाता है। एक्सरे के द्वारा अंगों की असामान्य वृद्धि की जांच की जाती है। एक्सरे के द्वारा माने रेडिएशंस डाला जाता है और एक्सरे कराया जाता है और देखते हैं कि कोई भी अंग भीतर से यदि उसका साइज़ और शेप जो है वो अलग दिखाई पड़ रहा है, कोई भी असामान्यता या एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई पड़ रही है, तब उसको कैंसर का सस्पेक्ट किया जाता है या कैंसर की जांच की जाती है। दूसरा है, चौथा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन कहा जाता है इसको। इसमें भी एक्सरे का उपयोग किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा उसमें भीतरी अंगों का त्रिविमीय चित्र यानी कि थ्री डायमेंशनल पिक्चर प्राप्त किया जाता है और उसमें अंगों की एबनॉर्मलिटीज़ को देखा जाता है। तो ये है सीटी स्कैन। उसके बाद MRI किया जाता है। MRI भी किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक मतलब आंतरिक अंगों की जांच के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि ब्लड में कोई भी शरीर की कोशिकाओं में यदि कोई भी पैथोजन या कोई भी रोग के कारक प्रवेश कर गए हैं तो कुछ न कुछ मात्रा में उसके एंटीबॉडीज़ ज़रूर बनते हैं। तो कैंसर से लड़ने के लिए भी हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो उनको एंटीबॉडीज़ की जांच की जाती है और उनकी क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग करके देखा जाता है कि ये किस तरह की कैंसरस सेल्स हैं या नहीं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के माध्यम से भी इसका एंटीबॉडी को चेक करके भी कैंसर की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। जनरली हमारी बॉडी की कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ कैंसर के अगेंस्ट बहुत नहीं बना पाती हैं, इसी के कारण कैंसर से हम लड़ नहीं सकते हैं। और उसके उपचार के लिए वैसे कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे सर्जरी किया जाता है ना। ट्यूमर कहीं पर यदि कैंसर का कोई ट्यूमर बन गया है, यदि प्रारंभिक स्टेज में है, तो उसको यदि सर्जरी पता चल जाए प्रारंभिक स्टेज में कि इस हिस्से में कैंसर उत्पन्न हो रहा है और गांठ निर्मित हो रही है, तो उसको सर्जरी के माध्यम से हटा दिया जाता है, तो वो पूरी तरह से उपचार संभव है। यदि प्राथमिक स्टेज में यदि कैंसर का पता चल जाए तो सर्जरी के माध्यम से या शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसको उस हिस्से को हटा दिया जाता है, ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और इससे निदान इसका उपचार संभव हो सकता है। रेडियोथेरेपी, यदि ट्यूमर वाले स्थान पर क्या किया जाता है? रेडिएशंस दी जाती हैं। ट्यूमर वाले स्थान पर रेडिएशंस दी जाती हैं, लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि उसके आसपास की कोशिकाएं प्रभावित ना हो। विशेष ध्यान दिया जाता है, बहुत ध्यान रखा जाता है कि आसपास की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रभावित ना हो। और रेडिएशंस जो होती हैं वो कैंसर की कोशिकाओं को बहुत तेज़ी से नष्ट कर देती हैं। कोई भी एक्सरे या कोई भी रेडिएशंस को दिया जाता है तो वो रेडिएशंस जो होते हैं वो कैंसर की कोशिकाओं को तेज़ी से नष्ट कर देती हैं, तो उसके माध्यम से भी नष्ट किया जाता है। तीसरा है कीमोथेरेपी, या कुछ रसायनों के माध्यम से भी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग कैंसर की प्रकृति के आधार पर और उसकी स्टेज के आधार पर अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। इसमें इन रसायनों को इंजेक्शंस के माध्यम से बॉडी में प्रवेश कराया जाता है और प्रभावित स्थान पर स्थित कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कैथरेंथस रोजियस यानी सदा सुहागन से विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन नामक दवाएं बनी हैं जो कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन या कैंसर को प्रभाव को ख़त्म करने के लिए कौन से पादप से रसायन उत्पन्न होता है, जो कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है, या विनब्लास्टिन या विनक्रिस्टिन जो है वो कौन से पौधे से प्राप्त होता है जो कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आप याद रखना चाहिए इसको। सदा सुहागन यानी कैथरेंथस रोजियस।
कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी किया जाता है और साथ ही साथ दर्द निवारक औषधियों का, जहाँ पर गिल्टी या गांठ है या कैंसर उत्पन्न हो रहा है उस हिस्से में, उस अंग में हमेशा दर्द बना रहता है, तो इस दर्द को कम करने के लिए या सहन करने के लिए या उनको दर्द को निवारण के लिए दर्द निवारक औषधियों का या एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया कैंसर का निदान और कैंसर का उपचार। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार ये इस टाइप का पूछता है कि कोल तार के धुएं से उत्पन्न होने वाला कैंसर कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो स्किन और लंग का जो कैंसर है वो किसके कारण होता है, कोल तार के धुएं से होता है। मस्टर्ड गैस जो होता है उसके कारण कौन सा कैंसर उत्पन्न होता है, लंग का कैंसर होता है। तंबाकू और गुटखा खाने से माउथ का कैंसर हो सकता है। सिगरेट, बीड़ी, धूम्रपान आदि से फेफड़े या लंग का कैंसर हो सकता है। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट कैंसर, यानी पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है उसका कैंसर होता है कैडमियम के कारण। विनाइल क्लोराइड से लीवर का कैंसर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए जब माने आपके काम आएंगे, इसीलिए ये यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो ये हो गया ओवरऑल कैंसर के बारे में बता दिया गया है। हम नेक्स्ट दूसरा टॉपिक इस चैप्टर से लेकर आएंगे, जो भी अगला टॉपिक है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।